बढ़िया, सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है, आई होप सो। पूरी क्लास को ऐसा देखने में साफ तौर पे आ रहा है। आए 2 मिनट में हम लोग लास्ट टर्न से पहले की चर्चा कर लेते हैं। कहाँ हम लोग बात कर रहे थे पिछले टर्न पे, उस पर चला जाता हूँ। अगर चैप्टर की बात करें आपके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट की थी। जस्ट कुछ छोटी छोटी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं वो मैं याद दिला देता हूँ। नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा आपसे डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ चार्ज और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ चार्ज से रिलेटेड। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जहाँ का आता है, 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर अगर आपके रब किए जाएँ तो दोनों के बीच आपके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़र सरफेस और गेनर सरफेस 2 टाइप की हमारे पास आएंगी। इनमें से एक होती जाती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी होती जाती है नेगेटिव चार्ज। फर्दर हम लोगों ने इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो भी चार्ज हैं उनके लिए कुछ एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। केवल और केवल मटेरियल पार्टिकल के तौर पे ही आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। या फिर हमने पढ़ा हुआ था चार्ज इज इनवेरिएंट, क्योंकि मैंने कहा था अनलाइक द मास, जैसे कि मास आपका जो है स्पीड पर डिपेंड करता है और वेरी करता है, क्योंकि हमारे पास रेस्ट मास और काइनेटिक मास अलग अलग होते हैं। जब आप देखते हैं m इज इक्वल्स टू हम लेते हैं m0 √1 - v²/c² इन द 11th क्लास, कि आपका रेस्ट मास किसी फोटोन या किसी भी पार्टिकल का अलग होता है और काइनेटिक मास अलग होता है। तो इस कड़ी में आगे जाते हैं। चार्ज हमने माना था इनवेरिएंट। फिर आपसे कहा था चार्ज होता है एल्जेब्रिकली एडेड। इसका मतलब था 3 + 4 और -2, इनका टोटल आपका आ जाएगा 5। और ये मैंने कैसा एडिशन किया हुआ है, ये एडिशन है एल्जेब्रिक एडिशन, नॉट फ्रॉम द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। ये हमने कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ ली थी। इसके बाद हम एक सिंपल सी बात पर और जाते हैं, जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं वापस। हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था, हमने कहा था जब भी कभी आपका चार्ज डेवलप होगा तो चार्ज डेवलप होगा बिटवीन द 2 सरफेसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन, सबसे सिंपलेस्ट मेथड। और इस प्रोसेस में आप देखेंगे वन सरफेस विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर वन विल गेन। एक सरफेस दूसरी सरफेस को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देगी, और इस प्रोसेस में जो लूज़र सरफेस है वो आपकी होती जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन्स आपके कम है, डिफिशियंसी है, तो उसका चार्ज हम कैसा लेते हुए जाएंगे, पॉजिटिव। और इसी तरह से जो आपकी दूसरी सरफेस है विच इज़ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ बी नेगेटिव। ये आपकी कौन सी सरफेस है, गेनर सरफेस, जिसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, या मैंने कहा डिपॉजिट हो रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फिनोमेना था जो आपके लिए कहलाता था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर हमने लास्ट टर्न पे एंड किया था, तो बस इसलिए आज मैंने रीकैप के लिए यहीं से आपका उठा लिया है। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन आपसे बताता था, क्वांटा वर्ड का मतलब हमें प्लांक बता के गया है लास्ट ईयर। क्वांटा का मतलब आपके लिए हुआ करता था पैकेट और बंडल, क्योंकि अगर आप जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी देखेंगे तो यही आपको बताती थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। तो हम जो बात कर रहे थे इन पैकेट्स और बंडल्स की, आपके लिए क्वांटा कहलाते हैं पैकेट्स और बंडल्स। और क्वांटाइजेशन से हमारा मीनिंग मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया था। मैंने कहा था आप कोई भी पैकेट खरीदने जाते हैं, चाहे आप दूध का पैकेट खरीद रहे हो, चाहे आप मैंने कहा बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो, आप हमेशा पैकेट्स ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ओनली। केवल और केवल इंटीजर्स, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4, नेवर 4.5, 4.6, 3.75 एट्सेट्रा। अगर 1 सेकंड के लिए हिंदी में बात करें तो क्या कहा जा सकता है, आप 3, 4, 5 पैकेट ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, दीज आर द इंटीग्रल वैल्यूज़। बट आप में से कोई भी आदमी दूध के 3.5 पैकेट, 3.25 पैकेट, 4.25 पैकेट ये चीज़ें ना तो ले पाएगा और ना दे पाएगा। और इसलिए मैंने कहा इन सरफेसेस पे जब आप जाएंगे तो जो भी आपका चार्ज होगा, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, द चार्ज ऑन ए सरफेस विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दिस प्लस और माइनस साइन विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेज, वेदर द सरफेस हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज गेन्ड द इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लस माइनस साइन आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे।
जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। जब आप q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n लेते हैं तो n आपको समझ में आ रहा है इट इज़ एन इंटीजर 1 2 3 4 5 जो भी हो। देन द e इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ऑफनली इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज ऑल्सो। ये हमें याद रखना है, ये परमानेंट याद रखिएगा। ये उन पहली वैल्यूज़ में से है जिन्हें हम पहले दिन से कहते हुए जाते हैं कि अब आपको ये वैल्यूज़ कुछ याद करती हुई जानी है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, इस साल अगर आपको संघर्ष करते हुए आना है तो मैंने कहा आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप कितना याद रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने लास्ट टर्म पे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मैं एक बार फिर से उन्हें हल्का सा रिपीट करता हूँ। अभी आपकी शीट इसके बाद मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। शीट्स की आप हार्ड कॉपीज़, प्रिंट कॉपीज़ आप चाहें तो मेरे घर से कलेक्ट कर सकते हैं कल से, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज नेगेटिव 1.6 कूलॉम। आपका किसी कंडक्टर पे चार्ज कितना है, ये नेगेटिव 1.6 कूलॉम का चार्ज है। अगर आपके किसी कंडक्टर पे नेगेटिव 1.6 कूलॉम चार्ज है और कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, और आपके यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना चाह रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे, हमारे पास ये भी दुविधा नहीं है कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली वन ऑप्शन। हमारे पास केवल एक ऑप्शन है इस बात के लिए कि आपके चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या होता है। तो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन आप देखेंगे क्या है, q इज इक्वल्स टू एनी। आपसे चार्ज दिया हुआ है 1.6 कूलॉम, तो इसकी जगह मैंने प्लेस कर दिया 1.6 n, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो आपसे कह रहा था। इस क्वेश्चन को कराने का टारगेट केवल इतना सा, कोई बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, केवल और केवल आपको ये वैल्यू याद हो जाए 1.6 इंटू 10⁻19। और क्या करना होगा अगले स्टेप में, कुछ नहीं, बच्चों वाला काम। 1.6 कैंसिल कर दीजिएगा, 10⁻19 आप उस तरफ शिफ्ट कर देंगे एंड यू आर गेटिंग n इज इक्वल्स टू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल स्टेट से एक्सेस हैं। इसी में आप देखें एक दूसरा क्वेश्चन, ये ओरल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व नहीं करते, इसको हम चाहेंगे तो ओरल हो जाएगा। ये आपसे कह रहा है कंडक्टर हैज़ ए डेफिसिट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन दैट कंडक्टर। आप इस कंडक्टर पे चार्ज बताएं, 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। फिर से एक बार आप देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू अस और चार्ज जानना चाह रहा है। ओनली वन आइडिया इज देयर, q इज इक्वल्स टू एनी, और जैसे आप q इज इक्वल्स टू एनी निकालेंगे वैसे 5 का इंटू 16 5 जा 80, दैट कैन बी डन बिफोर राइटिंग, बट स्टिल आई कैन राइट 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, और कुल मिला के आपका हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टर्म पे भी किए हुए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फर्दर मैंने कहा इन क्वेश्चंस के लिए आपको PDF शीट मैंने भेज दी है, दोबारा भेज दूंगा जिनके पास नहीं है। प्रिंटेड फॉर्म मैंने कहा था इसका आप कलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद मेरे घर से। देन एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, फाइंड द चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस Z इज इक्वल्स टू 2। जब आप Z इज इक्वल्स टू 2 बात करते हैं तो आपको याद आएगा किसी भी एलिमेंट के लिए Z होता था एटॉमिक नंबर, A होता था मास नंबर। अगर Z बराबर आपको 2 दिया है तो आपको याद आएगा हीलियम का Z होता है 2, यानी कि एक्चुअली हीलियम होता है 2He4, जो क्या बता रहा है, द न्यूक्लियस कंटेन्स 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये छोटी सी बात याद रहे, द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एग्जैक्टली इक्वल। केवल डिफरेंस क्या है, दैट ऑफ द प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। यानी यहाँ पर जो आप चार्ज लेंगे वो पर्टिकुलर कितना होगा, E आपको मालूम ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 2 यानी कि 3.2 और इंटू 10⁻⁻19, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने कहा ये हमारा एक बार 10 मिनट में रिकैप था जो हमने लास्ट टर्न्स पे पढ़ा हुआ था। अब हम बढ़ते हैं आज की कहानी, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज की कहानी आप देखेंगे हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए स्टार्ट होती है एक बहुत अच्छे टॉपिक से, जहाँ से अब मैं मान के चलूँगा अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कायदे से, क्योंकि ये जो चीज़ अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये लगातार अब आपको लगती हुई जाएगी। और ये क्वेश्चन आता है कूलॉम्स फोर्स। कूलॉम्स फोर्स या कूलॉम्स लॉ के लिए जब हम बात करते हैं
इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत से हमने फर्स्ट डे से हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और टू रिपेल, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये द प्रॉपर्टी टू अप्लाई द फोर्स ऑन अदर चार्जेस और ऑन द अदर मटेरियल्स, बाकी दूसरे चार्जेस या मटेरियल्स पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो फिर एक सवाल ये भी आता है कि दो चार्जेस के बीच आखिरकार फोर्स लगेगा कितना। एक छोटा सी चीज़ बताएं, आप में से कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, ज़रा चैट पे यस सर लिखें। कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, चैट पे यस सर लिखें। बढ़िया, वेल डन। बाकी लोगों से आग्रह है अपने घर में कोई और हो उससे कॉपी पेन मंगा लें और बगल में रखे हो तो उठा लें, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं इस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपसे लिखने के लिए कहूँगा और इन शॉर्ट हम इसको नोट करेंगे। फाइनल नोट्स आप शीट की हेल्प से, चाहे वो PDF फॉर्म में आपके पास हो और चाहे आप यहाँ से फिजिकली ले गए हो, जैसा भी आपने किया उसकी हेल्प से आप एक फेयर कॉपी अलग से बनाएंगे, वो हम फिर टाइमली कभी 7-10 दिन में देखते हैं। चलें, हम बात कर रहे थे कूलॉम्स फोर्स की। कूलॉम्स फोर्स पे हम जो जाएंगे, तो मैंने आपसे कहा था कूलॉम्स फोर्स कहाँ काम में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक डेफिनेशन ही है कि आपका कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई होंगे। जब फोर्स अप्लाई करते हो तो पहले मैं तुम्हें एक छोटी चीज़ याद दिला देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द कूलॉम्स लॉ। जिन लोगों को याद होगा उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी, और जिन्हें नहीं याद है उससे कोई दिक्कत नहीं, उनको एक और चीज़ पता चल जाएगी। लास्ट ईयर्स में हमने एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, और अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो ये आपसे कुछ छोटी सी लैंग्वेज देता है। ये इसलिए आता था, इफ़ देयर आर टू मासेज m1 एंड m2, अगर आपके पास दो पॉइंट मासेज हैं जो कहते थे m1 और m2 मासेज हैं, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, और ये आपके किसी डिस्टेंस r से अलग अलग हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमेशा नापते हैं। ये आपको याद होगा लास्ट ईयर से, हमेशा पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसा आता है, सेंटर टू सेंटर, ये याद रखिएगा। देन आपसे बताता था, देन देयर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस एंड टू पार्ट्स ऑफ द लॉ आर देयर। पहला पार्ट कहता था द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड देन फर्दर आपसे कहता था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं अगली बात बताता हूँ, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि हम लोग बहुत बार इस इंस्ट्रक्शन को नहीं दे पाएंगे। हर टर्न जो आप अटेंड करते हैं, जो भी आपने उसमें पढ़ा है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, क्योंकि फिज़िक्स की एक अच्छी बात है, फिज़िक्स प्रोसीड्स इन ए कंटिन्यूअस वे। मैं जब भी अगले टर्न्स पे जाऊंगा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने ये पिछले टर्न पे पढ़ा हुआ था, और अगर वो आपको याद आ जाता है कि आपने उसको पढ़ा हुआ था तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपको उसमें अच्छा लगेगा कि हाँ ये आपको लग रहा है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ध्यान से देखें, जब मैं यहाँ कह रहा हूँ F प्रोपोर्शनेट 1/r², द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, आपको याद आएगा पिछले टर्न पर जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने लिया था एक पॉइंट चार्ज। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात याद दिलाऊंगा, इसलिए मैंने कहा पिछला अगर आप पढ़ के बैठे होंगे ढंग से तो आपको अच्छा लगेगा। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन हमने क्या दी थी, हमने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन ही दी थी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। और फिर हमने ये भी एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ इज दैट द फोर्स और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर ये आपको समझ में आता है तो आपको समझ में आएगा ये भी कैसा है, ये पॉइंट मास है और ये भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। इसके बाद आप क्या काम करते थे लास्ट ईयर, आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लेते थे और आपको मिल जाता था F प्रोपोर्शनेट m1 m2/r², दैट आप इसमें इक्वल करने के लिए एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखते थे। और मेरा मानना है आप में से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू का भी रफ आइडिया होगा, 6.67 × 10⁻⁻11, और उसके बाद आता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। बढ़िया, आए देखें ध्यान से, सवाल आता है मैं इस पर बात क्यों कर रहा था, मैं इस पर बात इसलिए कर रहा था क्योंकि अब मैं वापस आता हूँ कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से देखो, चूंकि ये हल्का सा समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड कंपेयर बोथ द साइड्स इजीली,
If 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance r, then the electrostatic force of attraction or repulsion between them, then the electrostatic force between them is directly proportional to the product of the charges. ये किसके प्रोपोर्शनेट होगा? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनेट होगा. और दूसरी खास बात, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. और फिर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, सो यू आर गेटिंग एफ प्रोपोर्शनेट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर आपको मिलेगा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो मेरा अंदाज़ है आपको समझ में आता होगा. यही हमारा कूलॉम्स लॉ है, और यही अगर हम हल्का सा ध्यान देंगे, सो दैट वाज द न्यूटन्स लॉ ऑल्सो. कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसमें मैं बात करता हूँ. कॉपी लेके आप लोगों से पूछा था, आप बैठे या नहीं, एक छोटी सी हेडिंग डाल दें, कूलॉम्स लॉ. सिंपल एक हेडिंग डालें, कूलॉम्स लॉ. मैं बोलता जा रहा हूँ इन शॉर्ट, उसको नोट करते जाइएगा, यू विल गेट इट बेटर. ठीक. कूलॉम्स लॉ में सबसे पहले आप एक फिगर बना देंगे. ये मत पूछना कौन सा, चार्जेस वाला बनाना. दो चार्जेस दिखा दें कोने में, Q1 Q2 चार्जेस, बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस दिखा दीजिएगा R. ठीक. अब जैसे आप ये दो चार्जेस और उनके बीच का डिस्टेंस R दिखा देते हैं, नीचे आप बता दीजिएगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इन शॉर्ट हम लोग चल रहे हैं, डिटेल के लिए मैंने कहा शीट से पूरा कॉपी कीजिएगा. ठीक है, वो बेहतर लैंग्वेज. यहाँ पर अभी हम इन शॉर्ट जाएंगे. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस between 2 point charges dash, नीचे बढ़िएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स. अब चूंकि अभी अपन रफ में है तो कोई मत पूछना किसका मैग्नीट्यूड. जब फेयर करना तो पूरा लिख देना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. यहाँ अपना काम इतने से चल जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, यानी यहाँ पर आप दिखा देंगे F प्रोपोर्शनेट Q1 Q2. ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. नीचे बताएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस में आप दिखाएंगे F प्रोपोर्शनेट 1 बाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब फर्दर एक छोटा सा काम करेंगे, नीचे दिखा दीजिएगा. नीचे आओ क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट में F प्रोपोर्शनेट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये आपको लॉ मिल जाएगा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये आपका लॉ कंप्लीट हो जाता है. F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट दिखा दिए, ये हमने दिखा दिया. अब हम सबसे मेन बात पे जाते हैं. ये जो आपका कांस्टेंट है, एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्सल थी, का उसका नाम ही था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको बहुत ध्यान से समझना. इसी पे आज का हमारा लेक्चर मोस्टली रहेगा डिपेंडेंट. ये जो आपका के है, ध्यान से देखिएगा, चूँकि आप रफ में इसी टाइप से आप दिखा देंगे कि आपकी के की वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करेगी. के की वैल्यू कौन कौन सी दो बातों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले आप बताया जाता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. तो सबसे पहली मैं चीज़ बताऊंगा किस पर डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे. और दूसरी जिस चीज़ पर डिपेंड करता है, यह आपका आता है नेचर ऑफ मीडियम. दो बातें दिखा दें कि किस बात पर डिपेंड कर रहा है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर, और नीचे आप दिखाएंगे नेचर ऑफ मीडियम पर. अब फिर वही सवाल बना कैसे डिपेंड करेगा, तो मैं बताता हूँ. सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप सीजीएस सिस्टम में हैं, सीजीएस सिस्टम बोले तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड. अगर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले सिस्टम में जाओगे तो फिर आपके पास के की वैल्यू बहुत अच्छी वैल्यू होती है. आपके पास होता है के इज इक्वल्स टू 1.
समझ आ रहा होगा। इनटू डिवाइड में सबसे अच्छी वैल्यू गायब हो जाएगी ना। तो सीजीएस सिस्टम, लेकिन एक बुरी बात यह है कि हम लोग सीजीएस सिस्टम फॉलो नहीं करते ना। तो हम जिस सिस्टम में जाते हैं हम बात करेंगे इन एसआई सिस्टम। और जब एसआई सिस्टम में जाओगे तो एसआई सिस्टम में आपका के जिससे दिया जाता है, ध्यान देखना, के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ जो मैंने लेटर लिखा है, इस लेटर को का भी मैं नाम बता देता हूँ कुछ लोगों के लिए। ये लेटर अपने लिए कहलाता है, जैसे लोग एप्साइलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एप्साइलॉन पढ़ लें, एप्सिलॉन पढ़ लें, डजेंट मैटर, आपको लिखते हुए जाना है, इंग्लिश के दोनों प्रोनाउंसिएशन चलेंगे। नीचे दिखा दीजिएगा एन एसआई सिस्टम के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। दिखा दिया आपने एप्सिलॉन, ओके। अब एप्सिलॉन क्या चीज़ बताएगा, जो मैं कह रहा था ये तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का फ़र्क आया था, और ये जो फ़र्क आ रहा है ये किसका आ रहा है, ये आ रहा है एप्सिलॉन से, नेचर ऑफ मीडियम का। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कहलाती है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पूरा नाम लिख दें, एप्सिलॉन आपके लिए क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आपके लिए कहलाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब सवाल आता है, ये तो कायदे से दिख ही रहा है कि जब मैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब साफ है कि ये काय पर डिपेंड कर रहा होगा, कहीं ना कहीं नेचर ऑफ मीडियम पे बात कर रहे हैं हम लोग। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अभी मैं अलग से एक शॉर्ट नोट पे जाऊँगा, क्या होती है ये मैं नाम दिखा देता हूँ। परमिटिविटी बताती है कितना परमिट कर रही है। एक्चुअली आपको मालूम है मीडियम, हमने गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, तमाम सारे अलग अलग मीडियम पढ़े। किसी भी मीडियम से इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड पास ओवर होगी, नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ है अलग अलग मीडियम्स की कंडक्टेंस अलग अलग होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल याद दिलाते हैं, 10th का कॉपर गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम थोड़ा कम है, आयरन थोड़ा और कम है, प्लास्टिक बिल्कुल ही नहीं है। तो मैंने कहा जो भी आप मीडियम ले रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी कि अपने से होकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास ओवर होने देता है, अलाउ करता है, परमिट करता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है परमिटिविटी। अब इस परमिटिविटी के लिए जब आप जाते हैं तो इसलिए आपको मिल जाएगा, ध्यान देखना, इसलिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हैंस एफ इज इक्वल्स टू, जब आप जाएंगे तो आपने क्या लिखा था, एफ इज इक्वल्स टू आपने ऊपर लिख रखा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसलिए ध्यान देखना यहाँ पर f लिख देता हूँ, किसी भी मीडियम में आपका f मीडियम कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मीडियम के लिए। अब इस एक लाइन को लिख दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एक सेकंड में। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी f मीडियम दिखा दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्योंकि अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो अगली बात हमारे लिए है कि अगर आप जो है फ्री स्पेस की चर्चा करेंगे, और फ्री स्पेस से मेरा मतलब है आप चर्चा कर रहे हैं एयर या वैक्यूम की। जब एयर या वैक्यूम की बात आती है तो क्यों, दो चार्जेस के बीच का आप फोर्स देख रहे थे, दो चार्जेस के बीच का फोर्स मैंने कहा था उन दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। आप ये कम मान के चलें कि ये दोनों जो हमने पेन और बाल रख रहे हैं ये अपन कहीं पानी में रखेंगे, ग्लिसरीन में रखेंगे, अल्कोहल में रखेंगे, माइका, प्लास्टिक या रबर में रखेंगे। आपको अंदाज़ है हम लोग अर्थ पर हैं, 99.99% ये चांसेस हैं कि इन दोनों चार्जेस, जो भी दो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, उनके बीच का मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम होगा। और इसी एयर या वैक्यूम को हम इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में आपके लिए किस नाम से पुकारेंगे, फ्री स्पेस।
जब भी मैं फ्री स्पेस की बात करूंगा सो आई मीन बाय द एयर और वैक्यूम। जब आप एयर या वैक्यूम की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका एप्सिलॉन है इसको आप लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन इज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किससे लिखी जाती है? एप्सिलॉन से। लेकिन एप्सिलॉन नॉट एक खास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिनोट करता है, और वो खास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कौन सी है? वो है एयर या वैक्यूम की। और एक अगली बात आती है, चूंकि मैंने कहा था अपने को एयर या वैक्यूम में ही ज़्यादातर बातें करनी है भैया, तो एक सवाल आदमी ये भी पूछेगा कि एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी है इसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं। तो ये दूसरी वैल्यू है आज की डेट में जो आपको याद रखनी है जब भी मैं आपसे पूछूंगा अगले कुछ चैप्टर्स तक। इस चैप्टर की बात और आजकल की नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल की, अगले कई चैप्टर्स तक जब वैल्यू पूछूंगा तो आप मुझे बताएंगे। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो एक काम करें, वैल्यू लिख दें, नीचे आप बताइएगा फॉर फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। आप किससे लिख रहे होंगे? एप्सिलॉन नॉट से, और उसके नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताएं। एप्सिलॉन नॉट की जब आप वैल्यू बता देंगे तो मैं इसकी यूनिट और बता देता हूं, फिर हम इस यूनिट पर चर्चा करेंगे। पहले देखें क्या आपने वैल्यू लिख दी, वैल्यू लिख दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, छोटा पॉइंट की जगह बड़ा लगा देता हूं ताकि साफ दिखे। ऑनलाइन में कई बार लोगों को पॉइंट नज़र नहीं आते हैं ना। तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। बहुत ध्यान देखो, जैसे ही यूनिट निकालने जाओगे, जिन्हें पिछले साल की हैबिट है उनको याद दिलाता हूँ, एप्सिलॉन इस तरफ भेजना, एफ इधर भेजना। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/f करके आएगा, और इसलिए ऊपर क्या मिलेंगे आपको? ऊपर मिलेंगे कूलॉम स्क्वायर, नीचे मिलेंगे न्यूटन, और आर का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। जिन्हें नहीं समझ में आया अभी उनके लिए डिटेल में आगे फिर जाऊंगा। यूनिट लिख दें 8.854 10⁻12 के आगे यूनिट लिखें ध्यान से, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब सबसे महान बात, जैसे आप ये यूनिट लिख देते हैं कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जब हम एफ एयर या वैक्यूम की बात करेंगे, ये ध्यान रखना, एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस की। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए फॉर्मेट में आ जाता है। तो आपका क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए हमने इसे एप्सिलॉन नॉट से लिखा है। और ध्यान देखना साथ में क्या होगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और एक मज़ेदार बात, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई है, ये आपके लिए 8.854 10⁻12। पाई की वैल्यू मालूम होती है 3.14, यानी चाहें तो इस टर्म को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और एक सुंदर सी वैल्यू अपने पास आती है, ये वैल्यू है 910⁹। 910⁹ जब बोल रहा हूँ मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, इसको आप याद रखेंगे। सो दैट इज़ द फाइनल फार्मूला फॉर द कूलॉम्स लॉ, दैट मीन्स द फाइनल फार्मूला फॉर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लिख दें, इसी को मैं याद रखने को कहूँगा, और बीच में इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हुए जाएंगे आज। लिख दें एफ एयर लिख सकते हैं, ध्यान रखना एयर के अलावा यहाँ पर वैक्यूम लिखा जा सकता है। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे पेपर्स इसको फ्री स्पेस भी लिखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹, जो अगर आपकी ना इच्छा हो तो आप बड़े आराम से इंटू डिवाइड करके उसको आप चेक कर सकते हैं। वैसे आप कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है ना, इसलिए मैंने कहा आराम से लिख दें, यही ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देख लिया? अगर हम बात करें इन शॉर्ट, हमने जो सिंपल सी चीज़ देखी है, मैं एक सेकंड रिवाइज करता हूँ। आपने देख लिया कूलॉम्स फोर्स, अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? तो डेफिनेटली इनके बीच का फोर्स Q1 Q2 यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बताई, ये जो आपका कांस्टेंट के है, ये सिंपल कांस्टेंट नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन टू फिनोमेना। नंबर 1 सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, एंड नंबर 2 द नेचर ऑफ मीडियम। इन केस फॉर टेकिंग द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, in CGS system it is K is equals to 1, and in SI system K is equals to 1/4 pi epsilon. Now next question, what is the epsilon? Epsilon is that letter
which is representing the nature of medium. It is called absolute electrical permittivity. So that is absolute electrical permittivity. That means Fm is equals to 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 by r square, where it is the value of constant k. फिर मैंने कहा था for free space, air or vacuum, you have to write epsilon naught instead of the epsilon, where epsilon naught is the 8.854 10 minus 12. Remember the unit coulomb square per newton meter square. ये यूनिट और ये डायमेंशन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी नंबर 1. ये यूनिट और ये डायमेंशन आपसे पूछी गई है एम्स के पेपर में नंबर 2. ये यूनिट और ये डायमेंशन मैथमेटिक्स वालों से पूछी जाएगी जी मेंस के पेपर में. जिन्हें नहीं भरोसा है उन्हें भी दिखाएंगे, इसलिए इसमें तीसरा टिक भी कर देता हूँ. अभी आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिखा दूंगा. यूनिट और डायमेंशन से एप्सिलॉन नॉट की आपके इन सारी जगहों पे पूछी गई हैं, याद रहनी चाहिए इमीडिएट. फाइनल द फॉर्मूला एफ एयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आप कितनी लेंगे, कट पिट कर 9 10 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. सो दैट्स ऑल फॉर द कूलॉम्स लॉ एट दिस स्टेज. अब इसमें एक छोटी चीज़ और बचती है, और जो चीज़ अपने पास बच रही है वो है अपनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. तो हम इसकी चर्चा हल्की सी अलग से कर देते हैं. तो पहली तो एक सिंबल हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को. मैंने आपसे कहा था ना कि इस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पर मैंने अलग से भी एक शॉर्ट नोट और कुछ चीज़ें लिख देंगे. एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में जब आप बात करेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कितना मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर रहा है. अब मीडियम से इलेक्ट्रिकल फील्ड का पास होना परमिट करेगा भी या नहीं करेगा. तो यानी ये क्या ध्यान देखें, अगर इसके लिए शॉर्ट में लिखा जाए तो ये एबिलिटी ऑफ ए मीडियम. किसी भी मीडियम की आपकी एबिलिटी है, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं चाहे तो. परमिटिविटी का हमारे लिए मतलब है एबिलिटी ऑफ ए मीडियम. और किस बात की एबिलिटी है, टू पास थ्रू या टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फील्ड लाइंस या फोर्स लाइन आपको मालूम है, टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इट. अपने में से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकलने देने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपके लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. तो लिख दें आराम से एबिलिटी ऑफ मीडियम टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इट. ठीक है, क्या आपने इतना नोट कर दिया? नोट कर दिया हो तो यस सर लिखें जरा, एक आध दो लोग फुर्ती से, तो मुझे समझ में आए. बेचारे लिख भी रहे हैं कि सब ऐसे ही बैठे हैं. कौन यस सर लिखेगा? कुछ को कीपैड ही नहीं मिल रहा होगा. आदित्य, शिवा, बादल, बस दो के कंधों पे जिम्मेदारी है. लड़कियां कहाँ गई? चलो आस्था ने यस सर लिख दिया. बाकी हर्ष शर्मा बढ़िया, अंजलि तोमर गुड. ओके, अब थोड़ा जोश आया है ना. मैंने कहा था ये एबिलिटी है. अब अगली चीज़ देखें ध्यान से. आपको एक चीज़ मालूम थी, आपको मालूम था एफ, बाकी हम फ्री स्पेस के लिए चल रहे हैं, आपको मालूम है. फ्री स्पेस के लिए हमने कहा था एफ इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर. 1 मिनट पहले आपने यही फॉर्मूला लिखा है, आप इसे चेक कर सकते हैं. और मैं उस जगह पे हूँ जो यूनिट और डायमेंशन निकालनी थी. मैंने कहा था ना 3 जगह बोर्ड में तो आना ही आना है, आता ही है वो कहीं ना कहीं. प्लस मेंस और एम्स के एग्जामिनेशन दिखाऊंगा. इसका मतलब ध्यान देखना, आप क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये रहे आपके 1 अपॉन 4 पाई. ये 1 अपॉन 4 पाई मौजूद है. एफ नीचे कर लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, q1 q2 बाई एफ, और साथ में एक बेचारा आर स्क्वायर तो है ही. और अगर आपने ऐसा कर लिया, आओ मेरे साथ एक लाइन कंप्लीट कर दो. एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 4 पाई q1 q2 बाई एफ आर स्क्वायर. ठीक,
इससे हमें क्या चीज़ मिल जाएगी ये भी हम दिखाते हैं। सबसे पहली जो इससे चीज़ हमें मिलेगी वो मिलेगी आपको यूनिट। और यूनिट अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर क्यों लिखी थी। चार्ज का यूनिट Q1 Q2 कूलॉम स्क्वायर पर फोर्स का न्यूटन, और सबसे खास बात डॉट आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। और आप में से जो ठीक ठाक लोग हैं जो पिछले साल पढ़े हैं वो एक चीज़ बिना मेरे बोले अपने आप चुपचाप निकाल लें, ठीक है ना, वो खुद ही निकाल लें, मेरा इंतज़ार नहीं करें। तो मुझे मालूम है काफ़ी सारे लोग, मुझे मालूम है इनमें से उनमें एक क्षमता है वो निकाल ले जाएंगे। बाकियों के लिए हमने कहा जो हल्का सा लास्ट ईयर जिनकी थोड़ा सा वीकनेस है उनके लिए मैं डायमेंशंस निकाल देता हूँ। जब आप रखेंगे चार्ज की डायमेंशन, ये हम लास्ट टर्न पे डिस्कस कर रहे थे, और फिर रिमाइंड करता हूँ पिछले टर्न का पढ़ाया हुआ बिल्कुल 100% ही याद रखिएगा, उसमें 98 का मतलब नहीं है। जो 2% आप छोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। सिंपली अभी मैंने एक इन्वर्स स्क्वायर आपको बताया था, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर डायमेंशंस के समय। दूसरी बात याद दिलाता हूँ, मैंने पिछले टर्न पे चार्ज की डायमेंशन ली थी और ये डायमेंशन थी आपकी 80। तो चलें ये हो गया मेरा 80, दूसरे चार्ज की जगह भी मैं रखूँगा 80, और साथ में हमारे पास क्या होगा फोर्स लास्ट ईयर से आ जाएगा आपका MLT -2, और फाइनल आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। चलो आओ मज़े से कैलकुलेट करते हैं। M मुझे अकेला दिख रहा है नीचे, तो M ऊपर कर लेते हैं, सो दैट विल बी M-1। L 1 और 2 3 हो रहे हैं, इनको भी ऊपर ले लो -3। T आपके हो जाएंगे -2, तीसरा और चौथा ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये मत भूल जाना, ये कोई ज़ीरो करे दे रहा हो। +2 प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ, और लास्ट आपका A स्क्वायर। तो इस ढंग से आपको यूनिट भी मिल जाती है और आपको मिल जाता है डायमेंशनल फार्मूला। बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे। M-1 L-3 T4 एंड A स्क्वायर, सो दैट इज़ द यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब जब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात आप कर देंगे, पहले निकाल दें आराम से, मैं एक सेकंड दे देता हूँ। निकाल दें, ये ले। कर दिया, आ जाए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ लेके जाता हूँ, और अगली बहुत इंपॉर्टेंट सी आपके पास चीज़ है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या सिंपल आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्ड भी हटा दें तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी के साथ इसका एक दूसरा नाम बताता हूँ, और इसी का एक दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट डालिएगा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाल दिया रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और मैंने कहा इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम चर्चा करेंगे तो पहले मैं दो बातें याद दिलाता हूँ यहाँ पर। नंबर 1, पहले तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए याद दिलाऊँ, लास्ट ईयर हम लोगों ने डेंसिटी पढ़ी हुई है। जब आप डेंसिटी पढ़ते थे, डेंसिटी था मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो बताता था कोई भी चीज़ कितनी हल्की है, भारी है, सिंपल। सेकंड चीज़ आप देखेंगे, हम पानी की डेंसिटी को स्टैंडर्ड मानते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसलिए क्या आपको याद आता है, हम लोग एक रिलेटिव डेंसिटी निकालते थे। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही था द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। एक्चुअली हम ये निकाल रहे होते थे किसी भी चीज़ की डेंसिटी पानी से कितनी ज़्यादा कम या कितने गुना ज़्यादा है, और यही रेशियो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और वाटर, या आप रिलेटिव डेंसिटी कहते थे। ऐसे ही ध्यान से देखें, जब आप यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आएगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है कि हम तमाम सारे सब्सटेंसेस का कंपैरिजन एयर से करेंगे। हमें देखेंगे कि एयर के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है या कम है,
और ज़्यादा या कम है तो फिर कितने टाइम्स ज़्यादा या कम है। तो इसीलिए जो आप रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात करते हैं, अभी कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ मुझे सुनते चलिएगा। ये रही आपकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, बहुत ध्यान से स्क्रीन पे निगाहें रखिएगा, केवल मुझे सुनिएगा। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या चीज़ बताएगी, जो मैंने कहा केवल और केवल रेशियो बताएगी। किस चीज़ का रेशियो बताएगी, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपको बताती है रेशियो ऑफ, सिंपल लिख देता हूँ, परमिटिविटीज़, ठीक है ना, परमिटिविटीज़। और स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मैं एरर हो तो चिंता मत करना, अंग्रेजी तो अपनी वैसी कमज़ोर है। रेशियो ऑफ परमिटिविटीज़ ऑफ मीडियम एंड फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस फिर याद दिलाऊं, एयर या वैक्यूम से जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कितनी है और एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस की कितनी है, कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है। अब अगली चीज़ बताता हूँ, इसी को आप सीधा कर लेंगे थोड़ा सा तो आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, अब मुझे जो ध्यान से देखेंगे उस पर हम बात करते हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आ जाती है? चलें इतना नोट कर दें हल्का सा, एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेफिनेशन इतनी पर्याप्त है, रेशियो ऑफ परमिटिविटीज ऑफ मीडियम एंड फ्री स्पेस। पढ़ने में आ रहा है सभी को? दूसरा, बोर्ड पढ़ने में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा, जरा ऐसा मुझे बताओ, किसी को भयानक दिक्कत तो नहीं आ रही? बोले वाल को बोर्ड पढ़ने में आ रहा है जनरली? चलें इतना आपने लिख दिया था, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अभी इस रिलेशन को हमने कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं इसमें आगे और लिखूंगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के नीचे मैंने और में लिखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और फिर मैं याद दिलाता हूँ, वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रीवियस डेज, पिछले दिन की तरफ हम क्यों देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल अभी मैंने पिछले से पिछले टर्न पर किया था। मैंने कहा किया था, जिन लोगों को याद नहीं है मैं उन्हें हल्का सा याद दिलाता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे चार्जिंग बाई मेथड ऑफ इंडक्शन। चार्जिंग बाई मेथड ऑफ इंडक्शन में मैंने कहा था मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ऐसे ही फिगर बनाया तुम्हारे पास, और आप इसके पास एक रॉड लाते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक साइड हो जाएंगे, ये पॉजिटिव आयन दूसरी साइड हो जाएंगे, फिर आप इसकी अर्थिंग करते थे, अर्थिंग के बाद इन चार्ज को हटा लेते थे, फिर रॉड हटा लेते थे। ये सारी जो प्रोसेस करते थे वो ठीक है, उसमें बीच में एक फॉर्मूला आता था कि आखिरकार ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा कितना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछले टॉपिक्स पर बराबर निगाह रखें। मेरे पढ़ाने का मेथड ऐसा ही है कि अगर आप पिछला पढ़ते हुए जा रहे हैं सो यू आर गेटिंग इट इन अ वेरी गुड मैनर, और गुड क्या मेरा कहना है, बेस्ट मैनर। आपने Q डैश इज इक्वल्स टू लिखा था Q1 माइनस 1/K, याद कर लें, यही इंड्यूस्ड चार्ज का आपने फॉर्मूला लिखा है। आपने कहा था इंड्यूस्ड चार्ज का नेचर अपोजिट होता है। कंडक्शन में जब आप टच कर देते हैं सेम चार्ज पहुंचता है, इंडक्शन में जब आप टच नहीं कर रहे होते उस समय चार्ज अपोजिट डेवलप होता है। पॉजिटिव रॉड लाओगे तो नेगेटिव आया है, और साथ में था 1/K। और याद दिला देता हूँ, इसीलिए आपसे यहाँ पर एक चीज़ और कही थी, आपसे कहा था मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है इन्फिनिटी। इसकी चर्चा हम आज भी नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम किसी और टर्न पे करेंगे। और फिर याद दिलाएंगे कि एक टर्न पे हमने ये और दूसरे पे ये पढ़ाया हुआ था। मेरी बात समझ आ रही? फिजिक्स में ट्रबल है, कई चीज़ें बार अलग अलग जगह पर एक्सप्लेन होंगी। अभी फ़िलहाल मैंने याद दिला दिया कि हमने यहाँ पर ये लिया हुआ था,
और यहाँ पर ये वर्ड आया था कि ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो आज की डेट में अब मैं ये तो बता ही सकता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ये बता रही होती है कि वो जो आपका मीडियम है वो एयर के कंपैरिजन में कितना अच्छा है या कितना बुरा है, यानी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर पास होती है या कम पास होती है, ये उसकी चीज़ की परमिटिविटीज़ का रेशियो है। अब जो मैंने कहा था यहाँ पर जो आपकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा था और, इसका मतलब ये है ये जो आपकी एप्सिलॉन आर है इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसलिए अगले स्टेप में जो आपने लिख रहे थे उसमें इसको पूरा कर दीजिएगा। ये एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप कह सकते हैं एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या आप कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के। और अगर आपको ये मिल गया तो फिर एक और मज़ेदार चीज़ छोटी सी डिस्कस करेंगे फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पहले देख लें क्या आपको एक क्लियर हो जाता है कि एप्सिलॉन नॉट जो आर आपने लिया है, एप्सिलॉन नॉट आर का मेरा मीनिंग है जो आप ले रहे हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको कुछ लोग अलग से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और इसलिए अब दिखाता हूँ, ध्यान देखना, जब भी आप किसी भी मीडियम में आप फोर्स की चर्चा कर रहे होंगे तो किसी भी मीडियम में जो आपका फोर्स आता है आखिरकार वो कितना आएगा, तो किसी भी मीडियम में जो फोर्स आएगा ध्यान देखना वो आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपको मालूम है मीडियम की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा, मैं एक ही बार में 2-3 चीज़ें आपको दिखा दूंगा। किसी भी मीडियम का फोर्स कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन की जगह आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के, चाहे एप्सिलॉन नॉट आर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, वैल्यू रख दी है मैंने, और साथ में क्या होगा, साथ में होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अब एक बात ध्यान से देखें, आपको ध्यान जाएगा इतना हिस्सा, ये जो मैंने मार्क किया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना हिस्सा आपको बता रहा है ये फोर्स होता है एयर या वैक्यूम में, क्योंकि ये एयर का लिखा हुआ है। और इसीलिए अगर हम इसको दोबारा से थोड़ा सा और चेंज करें तो आपको ये समझ में आएगा एफ मीडियम ये होता है एफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एयर, और अपॉन होता है के, ये आपका एफ एयर है, ये अपॉन के है। यानी किसी भी मीडियम में जो आपका फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस है, जो भी दो चार्जेस का फोर्स है वो किसी भी मीडियम में क्या होगा, के टाइम्स आपका डिक्रीज होगा, डिवाइड बाई के होगा। के क्या कहलाएगी, के आपके लिए कहलाएगा या तो कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, या फिर उसको हम कह सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आराम से इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, और कंप्लीट कर दें, आपको टोटल चार्ज के लिए कूलॉम्स फोर्स का टोटल आपका एक मिल जाएगा। कर दें आराम से मज़े से। तसल्ली से दिखाएं, और कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो चैट पे आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी कोई डाउट होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक तो जो हम लोग ऑफलाइन पढ़ाएंगे बस एक बार और रिपीट कर देंगे। हाँ, तब ये है कि सब पढ़े होगे तो थोड़ा एक्सप्रेस वे की रफ्तार से करेंगे, एकदम दनादन, है ना। इसलिए मैंने कहा है पढ़ते रहें, कुछ जुड़ाव आपका बना रहे। चलें, लिख दिया क्या सभी ने? हाँ सर बता दें तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा यार। हाँ सर तो बता दिया करो, बढ़िया।
लोगों का कहना है उन्होंने नोट कर दिया, तो ये मैं बता देता हूँ। तो अब ये जैसे आप नोट कर देते हैं, अब मैं आगे कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर बढ़ता हूँ। ये तो कूलॉम्स लॉ है, ये आपकी शीट ही है, ये भाई 9, 10, 9 और ये सब वेक्टर फॉर्म हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सिंपल सा लेके जाता हूँ, और सिंपल क्वेश्चन पे जाऊँगा। तो चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन को करें, फिर तुम्हारे लिए और बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक धीरे धीरे हम लोग पहुँचते हुए जाएंगे। शीट्स में फिर आपसे अगले टर्न से जो आप अटेंड करेंगे तो बाकायदा क्वेश्चन नंबर सेंड कर दूंगा आपको कि ये क्वेश्चंस हम इस नंबर के करेंगे, तो उनको हल्का सा ट्राई करके बैठिएगा। ऑनलाइन में क्या है, ये वही आपकी ये वो शीट का पार्ट है जो आपका परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम का है। वही पुरानी चीज़ें यार, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू 8.854, ठीक है ना। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मीडियम, काय की बात की मीडियम की वो है, अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, कि अपने में से इलेक्ट्रिक लाइंस को पास होने देगा या नहीं। यही तुम लिखे बैठे हो 1 सेकंड पहले इन रफ। इनको हमने कहा मजे से आप फेयर अप कर लेंगे। ये जो रिलेशन सामने मौजूद आपको नजर आ रहा है, ये रिलेशन मैंने 1 सेकंड पहले ही आपको प्रूव कराया है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया। अब आप एक काम करेंगे, आए हम एक छोटे से क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपकी अपनी शीट में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा देखें। आपको साफ तौर पे अगर देखने नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और फिर मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपकी ही शीट में से, कहीं अलग से नहीं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास इज 7.0, व्हाट इज इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आए देखे जाए, बहुत छोटा क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा बहुत आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम धीरे 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 बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाना शुरू करेंगे। और कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ें, बेसिक लेवल से लेके लेवल 3 तक जाएं, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास इज 7.0, आपके ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 7.0 है। इसका मतलब हमें सीधा समझ में आना चाहिए कि आपका ग्लास के लिए, चाहे आप के कह दें, चाहे एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी एप्सिलॉन आर कह दें, रिलेटिव परमिटिविटी 7 दी है, और इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछ रहा है, यानी ये जानना चाहता है कि इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी। बस हमें एक छोटी सी बात याद हो, कोई सा भी फॉर्मूला, चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ। अगर आपको ये याद है के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या याद हो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू दिस, किसी भी वे में याद हो, ये हमने ले लिया। देखें ध्यान से, 1 मार्क्स क्वेश्चन है और इतने में हो भी गया। के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के आपको ग्लास का दिया हुआ है 7 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। आ गई समस्या? देखें वैल्यू, पीछे आपने लिखी है, इसलिए कहा था आज की डेट में दूसरी वैल्यू है 3 जो आपको याद रखनी है, याद ही रखनी है, कोई दूसरा उपाय नहीं, कहीं नहीं दी गई। तो देख लें ऊपर पलट के, जस्ट ऊपर लिखिए 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर -12। और एक छोटा सा काम भैया ये कर लेना, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ही कर पाऊँगा। कितना होता है, 7 4 जा 28 ही होते हैं, 7 4 जा 28, 2 कैरी। अरे मैं कैसे काम कर रहा हूँ यार, चलो ठीक है हम ही कर लेते हैं, अब कोई बेचारा है नहीं तो उससे करा लेते। 7 5 जा 35 और 2 37, यानी कि 3 7 8 जा 56 59 5, और शायद ये होगा, और गलत हो तो टेंशन मत लेना, आप खुद सही कर लेना। मेरा काम इतना सा है कि मैं तुम्हें ये बताऊं, मेरा काम जो है एक्चुअल में, मेरा काम ये निकालना नहीं था, मेरा काम तुम्हें ये याद दिलाना था कि जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसके बाद लिखेंगे कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट्स व्हाई यू आर नॉट लूजिंग योर मार्क्स। चेक कर दें इस छोटे से पिद्दी से क्वेश्चन को, और इससे जो छोटी छोटी चीज़ें याद आपको करानी है वो मेरा काम हो जाए कि भैया आपको वैल्यू याद हो जाए, और वैल्यू से ज़्यादा ये कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर याद हो जाए। दूसरा ही टर्न है हम लोगों का, दूसरा तीसरा बेस बनाते चलें। अगर आप बनाते चलेंगे बहुत तेज़ी से हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच जाएंगे, ठीक। जब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, आई होप सो सबने कर दिया होगा। एक और छोटे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन कहता है, या पढ़ने में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है 2 चार्ज स्फीयर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, 2 चार्ज स्फीयर हैं, डिस्टेंस d से सेपरेट किए गए हैं, एक्सर्ट सम फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं।
इस क्वेश्चन को हम बता दें जितना टाइम पढ़ने में लगा है उससे कम टाइम 1 या 2 सेकंड मात्र इसको करने में लगेंगे व्हेन यू आर गेटिंग प्रैक्टिसाइज्ड। आए देखें ध्यान से, इफ दे आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, अगर उन्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के लिक्विड में डुबो दिया जाए तो आपसे कह रहा है देन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा अगर सारी कंडीशन सेम हो। और अगर सारी कंडीशन सेम हो, आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में उन्हें डुबो रहे हैं तो उनका फोर्स कितना हो जाएगा, ये मैं अभी हाल दिखा देता हूँ। ये हम लोग अभी 1 सेकंड पहले ही पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? जैसे तुमने लिख रखा है मुझे मालूम है, पर तुम्हें अपना लिखा हुआ मिलेगा कब, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। क्या कहा था हमने? किसी भी मीडियम में जो आपका फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? फोर्स होता है एफ एयर अपॉन के। एफ एयर जो नॉर्मल एयर में फोर्स था, और के तो अब आपको मालूम चली गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पर मैंने कहा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और ये रहा आपका क्वेश्चन। कायदे से तो ओरल हो जाना था, चलो फिलहाल मैं लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार हैं। कितना हो जाएगा ध्यान जा रहा है? यानी सिंपल आपका आंसर बिना कुछ सोचे समझे, तभी मैंने कहा था इसका आंसर तो 1 सेकंड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एफ एयर मान के चले एफ था, के आपको दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। और अच्छी बात बता देता हूँ, आप पूछेंगे इस तरह क्वेश्चन आते कहाँ है, जरा बगल में देखें अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो। दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2016। जो लोग बायोलॉजी से हैं उन्हें ये मालूम है पिछले साल तक नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस अलग अलग हो रहे थे, और एम्स का पेपर जो है नीट से ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। इसलिए मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड कुछ नहीं आता। एक्चुअली बेटा क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हमें पकड़ में नहीं आती, छोटी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, और फिर बड़े बड़े उसके चक्कर में हमें ये नहीं पता होता कि हमें आखिरकार आने बहुत सिंपल से क्वेश्चन। इसलिए मार्क किया एम्स 2016 क्वेश्चन। 1 सेकंड में आपको आना था कि आपके 4 स्फीयर एयर में है तो इतना फोर्स लग रहा है, एफ लिक्विड में डुबो देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है तो F/2 हो जाएगा, ख़त्म। और एक मार्क माउस से क्लिक मार के बाहर हो जाना था। कर दिया है क्वेश्चन। हाँ, एक और देखते हैं इस बात। चलो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड बाद लेता हूँ। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, ये बोर्ड पे आपके सामने अगर आपको दिख रहा है तो बढ़िया है। एक थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखें, ये आपसे कह रहा है 2 चार्जेस आर +2 माइक्रोकूलॉम्ब एंड -5 माइक्रोकूलॉम्ब। 2 चार्जेस हैं आपके +2 माइक्रोकूलॉम्ब एंड -5 माइक्रोकूलॉम्ब। रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच, दोनों पर जो फोर्स काम कर रहा है उसका रेशियो क्या होगा। चलें भेजें आंसर फुर्ती से। आंसर्स आपके हैं 2:5, 5:2, 1:1 या 4:25। देखें किसकी राय क्या है। 2 चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलॉम्ब और -5 माइक्रोकूलॉम्ब, एक 2 माइक्रोकूलॉम्ब और एक -5 माइक्रोकूलॉम्ब, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। इन पर लगने वाले फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। सेंड द ऑप्शन इमीडिएटली। चलें भेजें चैट सेक्शन में, किसी को अगर आ जाए तो। है किसी बेचारे को नहीं आ रहा क्या? अरे सब सो गए। आदित्य शर्मा, अंजलि, सौम्या, और कौन है, अमन सिंह तोमर, आस्था, भविष्य तिवारी हैं। ठीक है, चलें 1 सेकंड के अंदर बताता हूँ, ध्यान से इधर देखें। 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीकों में अगेन मैं बताता हूँ। चलो पहले ऐसा बताता हूँ, राजस्थान PMT 2006 का क्वेश्चन। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। भयानक क्वेश्चन था भैया, राजस्थान की PMT में आया था, बड़ा क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन। तुम छोटे मामूली गरीब बच्चे, तुमसे क्या होगा? नहीं, तुम्हें ही करना है, तुमसे ही होगा। देखो ध्यान से, 2 तरीके बताता हूँ, दोनों में से जो समझ में आ जाए बेहतर है। पहली बात तो देखें ध्यान से, क्या आपको लास्ट ईयर का न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन याद है।
अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन याद है तो बहुत छोटी सी बात, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ, आपका F1 इज इक्वल्स टू F2 होंगे, इट इज़ द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसलिए आपका रेशियो कितनों समझ में आ गया, F1 और F2 का रेशियो कितना होगा 1:1। चलो ये तो हुई सामान्य चर्चा, एक गरीब छात्र के हिसाब से छोटी समझदारी। जो ज़्यादा विद्वान हैं वो ऐसे लगाते, बोले इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, पहले पे लगने वाला फोर्स होगा K इंटू 2 × 5/r², और दूसरे पे लगने वाला फोर्स होगा K इंटू 5 × 2 भाई Q1 Q2 अपॉन r²। और उसके बाद उन्हें सारे ज्ञान के बाद ये ध्यान आता कि 5 2 जा भी 10 होते हैं और 2 5 जा भी 10 ही होते हैं। इसका मतलब ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, F1 और F2 बराबर होंगे, यानी वो विद्वान लोग भी घूम फिर के यहीं आएंगे कि आपका रेशियो कितना आएगा 1:1। इसलिए ज़्यादा विद्वान ना बने, सिंपल से फंडामेंटल याद रखें। फिजिक्स में फंडामेंटल्स बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करा देते हैं। आपके दोनों फोर्सेस कैसे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, तो इसलिए कैसा होना चाहिए F1 F2 बराबर। और बाकी मैंने कहा यहाँ से भी चेक कर सकते हो, चाहे Q2 × Q1 करो और चाहे Q1 × Q2 करो, 5 2 जा भी 10 आएगा और 2 5 जा भी 10 आएगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी को नहीं आया हो तो मुझे बताओ, कोई भी आदमी की जो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताओ फुर्ती से, ठीक। और एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए बहुत छोटू सा, चलें एक देखते हैं नेक्स्ट। चलें ये रहा, अभी आपसे कह रहा था डायमेंशनल फॉर्मूले आप याद रखना। डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखने को इसलिए कहा था क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको मेरा ख्याल है ठीक दिख जाना चाहिए, मुझे तो ठीक दिख रहा है यहाँ पर। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये कहता है लेट डायमेंशन का फॉर्मूला है ε0, ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ। मुझे लेट ε0 डिनोट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दिखा रहा है। फिर उसने मज़ेदार बात लिखी है, इफ़ m बराबर मास, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, l बराबर लेंथ, t इज इक्वल्स टू टाइम एंड a इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट देन। और ये क्वेश्चन था मैथमेटिक्स वालों के लिए, जी मेंस 2013 ऑफलाइन। आप पूछेंगे ऑफलाइन तो मैं बता देता हूँ 2012 और 13 से पहले आपके जो जी मेंस के पेपर थे केवल और केवल ऑफलाइन होते थे। 13 से लेके अगले आने वाले सालों में 19 तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल थे। आप चॉइस करते थे आपको पेपर ऑफलाइन देना है या ऑनलाइन देना है। अब आप मत पूछिएगा कैसे होते हैं, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पेपर आपका भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मत पूछिएगा। आए तो हम बात कर रहे थे, ये जो आपका आ रहा था डायमेंशनल, ये तो ठीक है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला परमिटिविटी का था, मास m है, लेंथ टाइम वगैरह है। चारों में से ऑप्शन अगर आपको दिख रहे हो तो मुझे बताएं, किसी को और दिख जाए कौन सा ऑप्शन सही है फुर्ती से बताओ। चलो अमन सिंह तोमर का कहना है सेकंड आंसर, बढ़िया। बाकी को किसी को नहीं आया, सौम्या को आ गया, आस्था को ठीक है, बढ़िया। हर्ष शर्मा गुड वन, समझ में आ जाता है क्योंकि अभी आपने 2 मिनट पहले अपनी रजिस्टर चेक करो, 1 मिनट पहले निकाल के रखा है, कह नहीं आता ये आता है। अच्छा ऐसे देख के मैथमेटिक्स वाले कहेंगे हमारे यहाँ आता है, बायोलॉजी वाला कहेगा हमारे यहाँ तो नहीं आता। तो बायोलॉजी वालों के लिए इस क्वेश्चन की केवल डेट दिखा देता हूँ थोड़ी और बड़ी करके, ये लो, अब नहीं दिख रही हो तो अंधा ही होगा आदमी। एम्स 2004, और क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन की जरा सी लैंग्वेज चेंज थी, जरा सी 2% चेंज के साथ। क्या क्वेश्चन कह रहा था, ये आपसे कह रहा था यूजिंग मास m, लेंथ l, टाइम t एंड करंट a एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे खास बात डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, और डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी पे जाओगे तो ये रही डायमेंशन। कौन सी डायमेंशन, ये अब ये मत कहना कि ये पावर फॉर्म में नहीं लिखी, हाँ एक आध ये कहेगा पावर नहीं लिखी, उसको मैं एक महान बात बताऊंगा, जीवन का ज्ञान बताता हूँ। यही होगा ना, ठीक है। जीवन का ज्ञान ये है कि बेटा जो जैसा दिखता है वो होता नहीं है। हम जो स्लाइड बना रहे हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पावर नहीं आती, चेक कर लेना, पावर पॉइंट में पावर नहीं आती। कुछ लोग बोले आप जियो मीट की बजाय जूम पर क्लास लो। आप जिस जियो मीट पे क्लास ले रहे हैं स्क्रीन को ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आपकी स्क्रीन जूम इन और जूम आउट हो जाएगी। जूम एकमात्र ऐसा है, जूम जूम नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। और अपन जिस शहर में रह रहे हैं ग्वालियर में,
ग्वालियर में कभी आप बाड़े जाएं, वहाँ पर एक मार्केट है टोपी बाजार, वहाँ बिकते जूते हैं। ठीक, इसलिए मैंने कहा था नाम देख के मत फंस जाना कभी, नहीं तो मैं लगे ये बहुत अच्छा नाम है। ठीक, तो ये मेरा अंदाज़ है क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं। बहुत सिंपल लेवल के हमने 2-3 क्वेश्चन लिए थे, एक और बिल्कुल प्रिमिटिव क्वेश्चन लेता हूँ, इसके बाद आपको शीट्स भेज के अगले टर्न पे हम जो इसके न्यूमेरिकल पर ही जाएंगे। इसके तमाम सारे न्यूमेरिकल आप पास मौजूद हैं। चलो फिलहाल मैं एक आध कोई छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको एक वो बना रहा है कि हाँ अपने को किस टाइप क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना। और ये कोई सिंपल सस्ता सा लिया जाए जो आपको आसानी से आ जाए आज की डेट में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में एक बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक लेवल 0 मान के चलते हैं, तो कोई खास नहीं। ये कह रहा है द चार्जेस ऑन 2 आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स। बाकी आगे मैं कहूँगा इस टाइप क्वेश्चंस आप घर से सॉल्व करके लाइएगा, मैं शीट में आपको नंबर अगले टर्न से बता दिया करूँगा कि हम कौन से करने वाले हैं। द चार्जेस ऑन 2 आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स आर +40 माइक्रोकूलॉम एंड -10 माइक्रोकूलॉम। आपको नजर आ जाएगा पहले टर्न पे मैं मिली और माइक्रो की चर्चा कर रहा था, इसलिए बेटा आप मेरा पढ़ाना देखेंगे, मैं हर छोटी से छोटी चीज़ डिस्कस करता हूँ जो आपके काम में आ सकती है। 2 मेटेलिक बॉल हैं, उनके चार्जेस ये और ये दिए हैं। अगर ध्यान देखें तो आपको 2 चार्जेस दिए हैं, एक आपको दिया है Q1 और दूसरा दिया हुआ है Q2। इसके बाद आपसे कहता है एंड केप्ट सेपरेटेड एट 2.0 मीटर। जिनको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा हो उनके लिए बता दूं यहाँ पर पॉइंट है, एंड केप्ट सेपरेटेड बाई 2.0 मीटर, यानी आप ध्यान देखें आपको आर दे रहा है। और बहुत साधारण, मैं कह नहीं रहा लेवल 0 क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करूंगा। हाउ मच एंड ऑफ व्हाट नेचर फोर्स विल एक्ट बिटवीन देम, दोनों के बीच कितना और कैसा फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको याद हो कि हमारा फोर्स होता है, मैं चलो अभी फिलहाल दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। एयर में आपके लिए फॉर्मूला काम करता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फिर तीसरी चीज़, आज की तीसरी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ε0 की वैल्यू 8.854 और 1/4πε0 की वैल्यू 910 और इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये रहा हमारा फॉर्मूला, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। यानी आपका फोर्स कितना हो जाएगा, आपका फोर्स होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 40 माइक्रोकूलॉम। माइक्रो का मतलब अब आपको याद हो, ये हम पहले टर्न बता चुके हैं, 10⁻6 -10 माइक्रोकूलॉम। ध्यान देखना 10 माइक्रोकूलॉम लिखना है, इसमें आप प्लस और माइनस इस्तेमाल मत कीजिएगा, अपॉन आर स्क्वायर। और आर हमें दिया था 2, तो 2 का स्क्वायर अपन बचपन से करते आ रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4। अब आते हैं, पहले इतना नोट कर दें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर दें F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 910 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज रख दें दोनों चार्जेस की, 40 × 10⁻6 इंटू 10 × 10⁻6 अपॉन 2 का स्क्वायर हमने ओरली कर लिया है 4। और अब सबसे खास बात बताऊंगा जो 11th में अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हुआ गया था, जो कुछ लोग नए हैं उनको, कि बेटा आपके पेपर में आपको टाइम शॉर्ट नहीं पड़ जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। पहले देखें इतना आपने नोट कर दिया, हाँ ना। टाइम शॉर्ट ना पड़े, दैट्स वाई हमें कैलकुलेशन की सुपर फास्ट टेक्निक की ज़रूरत होगी। आए देखें इधर, इस कैलकुलेशन में अगली लाइन अगर आप इनटू डिवाइड की लिख रहे हो, या अगर आप पेज के पीछे जा रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा आप एग्जामिनेशन में एक आध दो क्वेश्चन इसलिए छोड़ आओगे क्योंकि पेपर लेंदी था, वो सिर्फ आपके लिए लेंदी होगा, बाकियों के लिए नहीं। देखें ध्यान से इधर, सबसे पहले आप देखें 4 10 जा 40 मेरे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ही हो गए। अब 10⁻9 ये है, 10⁻9 के बाद अगली पावर, चलो मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप देखें, 10⁻9 ये है 10वीं पावर, 10⁻10 10⁻11 11 - 6 यानी 10⁻5 और 10⁻5 - 6। कुछ नहीं कर रहा, केवल पावर्स के रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले 10 की पावर काउंट कर लेता हूँ, कैलकुलेशन मेरी बहुत छोटी हो जाती है। फिर दिखाता हूँ 10⁻9 ये अगली पावर थी पॉजिटिव 10, 10⁻10
एक ये रही बेचारी, तो 10⁻11 सारी पॉजिटिव काउंट कर ली। 10⁻11 में से 10⁻−6 गई, 10⁻5, फिर एक -6 हुई, 10⁻−1, और इसलिए मेरे आंसर में इतना तो निकल ही आया। अब बाकी क्या बच रहा है, तो बाकी अगर पूरा दिमाग लगा के देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं बच रहा, 9 बच रहा है, तो ये हो गया। और फोर्स की यूनिट ये याद रखिएगा, फोर्स यूनिट भूल गए तो फिर दिक्कत है। अगर ध्यान देखोगे 9/10 यानी ज़्यादा बेहतर है, आप इसे लिखेंगे, ये डेसिमल है थोड़ा बड़ा है, 0.9 न्यूटन। और क्वेश्चन याद रखिएगा, उसने नेचर भी आपसे पूछा था, तो मैं नेचर दिखा देता हूँ, आपको ध्यान आएगा आपके दोनों चार्जेस में से एक पॉजिटिव था और दूसरा आपका नेगेटिव था। पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब ये है नेचर ऑफ द फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो मजे से आप इसको सॉल्व कर दें, ठीक। अब इस टाइप के आप क्वेश्चन मुझे लगता है कर ले जाएंगे बड़े मजे से। एक और आपको क्वेश्चन करा देता हूं आज के, ये सबने कंप्लीट कर दिया, किसी का छूटा तो नहीं, कर दिया सभी ने? ठीक है, एक नेक्स्ट देखें। अगली बात कह रहा है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन, केवल आपके ये मानसिक लेवल को बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपका मेंटल लेवल बिल्कुल 12th लेवल पे आ जाए। ये कह रहा है कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच का आप रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करें। जबकि कह रहा है व्हेन दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4.0 × 10⁻15 मीटर, जबकि इतने डिस्टेंस पर वो सेपरेटेड हैं। दो प्रोटॉन्स के बीच का फोर्स, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लेता हूँ, दो प्रोटॉन्स के बीच का फोर्स, चूँकि न्यूमेरिकल में हूँ इसलिए सीधा लिखूंगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई R², मेरे साथ साथ करते जाइएगा। 9 × 10⁻9 Q1 Q2 आप करेंगे तो अगला Q1 और Q2। फिर मैं याद दिलाऊंगा, मैंने कहा ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस के तौर पे नहीं करा रहा है, इनका तो लाभ क्या है, जो मैंने कहा आपका मानसिक स्तर है वो 12th की रेंज में आ जाए, दैट्स ऑल। प्रोटॉन का मतलब अभी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, तभी कहा था इनका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, दूसरे प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 10⁻19 अपॉन R²। बहुत ध्यान से इधर देखें प्लीज़, सभी से कहूँगा एक मिनट स्क्रीन पे देखिएगा बहुत ध्यान से। R², इसका मुझे स्क्वायर करना है 4.0 × 10⁻15, कितना डिस्टेंस दिया है, किसी को छोटे में नहीं दिख रहा हो तो बड़ा लिख देता हूँ, 4.0 × 10⁻15, ये आपका डिस्टेंस दिया है। मैं इसका स्क्वायर करूँगा, मैं फिर रिपीट करूँ, क्वेश्चंस के तौर के हिसाब से बच्चों के क्वेश्चन है, आपका केवल मेंटल लेवल प्रॉपर करने के लिए लाए गए हैं। 4 का स्क्वायर आप लिखेंगे सीधा 16, 10⁻15 का स्क्वायर, कोई भी जीव विज्ञान का छात्र 10⁻225 मत कर देना, 10⁻15 का स्क्वायर करोगे डबल हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 10⁻30। इतना नोट कर दें, फिर मैं सिंगल लाइन कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आंसर, फुर्ती से आप इसको कर दें, नोट करें फटाक से इतना। नाइन 10 9 Q1 Q2 बाई R²। क्वेश्चंस मत नोट करने लगना, क्वेश्चन वीडियो में भी अवेलेबल है और शीट भी तुम्हें पहुंच जाएगी। 9 10 9 1.6 10⁻19 दिस और अपॉन 16 × 10⁻30। एक सेकंड अब इधर देखें, बहुत ध्यान से इधर देखिएगा मुझे कैलकुलेट करते हुए, ताकि आपकी स्पीड सुधर सके, आप अपने लेवल पे आ जाएं। आए देखें ध्यान से, क्या आपको ऐसा नजर आता है 1.6 10 16 होते हैं? अगर हाँ तो बस आपकी कहानी आगे की तरफ बढ़ने लगी। 1.6 × 16, केवल देखते रहना, लिखना है कि ना कुछ मत, क्योंकि इनमें लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब देखें ध्यान से, 10⁻30 + 1 -30 + 1, ये आपके लिए हो जाएंगे -30 और +1 ये हो जाएंगे -29।
-29 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे +29, +29 और +9। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी एक आध का ध्यान इधर नहीं है तो ध्यान से देखें। 1.6 10 जा शुरुआत है बेटा, शुरुआती क्वेश्चन में बहुत ध्यान से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक दो बार में सीख लें, बाद में आप ऐसा आरोप नहीं लगाएं कि अरे सर बहुत तेज़ी से कैलकुलेट कर देते हैं, मैं समझ में नहीं आता। इसलिए अभी मैंने कहा ना, शुरुआती 2 4 6 टर्न आराम से आप इस चीज़ का लाभ ले लें। जो मैं कहा था आपके मेंटल लेवल को प्रमोट करने के लिए किया है। 1.6 से 10 जा मैंने 16 कैंसिल कर दिया, 10 - 30 और 10 रेज़ टू पावर +1, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -29। केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन मोरल करते आना है। 10 रेज़ टू पावर 29 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा कितना होगा 10 रेज़ टू पावर +29, +29 के साथ ये +9 दिख रहे हैं मुझे। 29 और 9 ऐसे गिन लो, 38 +38 आ जाओ, +38 हो गए। +38 में से 19 सब्ट्रैक्ट करें, और अगर थोड़े बहुत समझदार हैं तो ज़रा ऐसा देखें, +38 नज़र आ ही रहे थे, ये माइनस के 38 है, तो चाहे एक एक करके सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहे एक साथ कर लेना। तो मुझे लग रहा है प्लस के 38 और माइनस के 38 ये वैसे ही गायब हो गए। यानी आपकी कैलकुलेशन का 95% पार्ट तो केवल पेन चलाते चलाते और ये करते 6 और 2 के 8 और 8 और 5 के 12, ये करते करते ख़त्म हो गया। अब बचा क्या? बचने वाले केवल आप देखेंगे 2 पार्ट हैं, और ये प्रोसेस सीख लीजिएगा। बार बार रिपीट करूँगा ताकि आप ये नहीं कहें कि मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ, बाद में आप ईयर एंड में ये शिकायत लेके नहीं आए कि या टेस्टों के ड्यूरेशन में सर अभी 2 क्वेश्चन रह गए, नहीं तो बेटा हमेशा बचेंगे। क्या बच रहा है? केवल 1.6 और 9। 16 की टेबल याद कर लीजिएगा, 16 5 जा 80, 16 6 जा दिस, 16 7 जा दैट, और 16 8 जा बोले पता नहीं, तो 16 9 जा कितने होंगे? एक प्लेस पे डेसिमल मारना। और आखिरी काम, सबसे खास बात बताऊंगा, जब भी आंसर निकालो, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा शुरुआती 10-15 क्वेश्चंस केवल और केवल इसलिए रहेंगे हमारे इस साल के, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक है। 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के जो लूँगा केवल आपके लिए लिए जाएंगे कि आपका अपग्रेड आप हो जाए, आप अगली दौड़ के लिए तैयार हो जाए, ठीक है ना। अब अगले टर्न पे हम आपको अगले टर्न के लिए क्वेश्चंस नंबर सेंड कर दूंगा, ताकि आप उन क्वेश्चंस को एक बार घर पे प्रैक्टिस कर सकें, और फिर मैं उनको यहाँ पर फुर्ती से आपके लिए करा सकूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जनरली मेरा मानना है आज की क्लास आपके लिए सूटेबल रही होगी, समझ में आपको ज़्यादातर आया होगा। फिर भी मैंने कहा अगर ऑनलाइन क्लास में किसी को दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपकी बराबर जा रही है, ये इसके बाद अपलोड कर दी जाएगी, उसको आप एक बार देख सकते हैं। स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम देन द शीट्स आर देयर, प्रिंटेड शीट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो भी, तो मैंने लास्ट ऑप्शन आपको बताया, जब भी हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग एक बार फुर्ती से रिवाइज़ कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो आपका रिवीजन जल्दी और तेज़ी से आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना बहुत है, ठीक, यहाँ पर हम विराम ले लेंगे।